ये इंटीग्रेशन होता क्या है, इंटीग्रेशन कब और कैसे डिस्कवर हुआ था, और इंटीग्रेशन के डेली लाइफ एग्जाम्पल्स और एप्लीकेशंस क्या हैं। जी हाँ बच्चों, हमने इंटीग्रेशन के लास्ट वीडियो में यानी कि इंटीग्रेशन पार्ट 1 में यही डिस्कस किया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप ज़रूर देख लीजिए। और इस पार्ट में यानी कि पार्ट 2 में हम लोग इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे, यानी कि बेसिक इंटीग्रेशन पार्ट 1। हम लोग सीखेंगे कि इंटीग्रेशन की प्रोसेस क्या होती है। तो बच्चों, इंटीग्रेशन की कोई खुद की डेफिनेशन नहीं है। इंटीग्रेशन समझा और जाना जाता है एज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन के रूप में। यानी कि अगर मुझे इंटीग्रेशन को डिफाइन करना है तो मैं ये बोलूँगी कि इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी ये डिफरेंशिएशन की उल्टी प्रोसेस है। अगर मेरे पास एक फंक्शन है कैपिटल f(x) जो कि एक कंटीन्यूअस फंक्शन है। कंटीन्यूअस फंक्शन मीन्स अगर मैं उसका ग्राफ बनाऊं तो एक स्मूथ कर्व मिले, कहीं पे ब्रेक या टूटा हुआ ना हो, बिल्कुल वैसे जैसे sin x का ग्राफ होता है, cos x ग्राफ होता है, एक्सपोनेंशियल ग्राफ होते हैं, तो ये ऐसा ही एक कंटीन्यूअस ग्राफ होना चाहिए। अब अगर कैपिटल f(x) एक कंटीन्यूअस फंक्शन है और उसका डिफरेंशिएशन है स्मॉल f(x), तो मैं ये बोल सकती हूँ कि स्मॉल f(x) का इंटीग्रेशन होगा ये कैपिटल f(x). लेकिन डेफिनेशन अभी पूरी नहीं हुई है। इंटीग्रेशन को दो भागों में बांटा जा सकता है, एक इनडेफिनेट इंटीग्रेशन और एक डेफिनेट इंटीग्रेशन। ये इंटीग्रेशन इनडेफिनेट इंटीग्रल है और इसे इनडेफिनेट क्यों कहा जाता है ये हम अगले 1 मिनट में समझेंगे। एक एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए मुझे डिफरेंशिएशन करना है sin x प्लस 3 का, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, sin x का डेरिवेटिव cos x और 3 का डिफरेंशिएशन 0। इसका मतलब अगर मुझे इंटीग्रेशन ऑफ cos x, जो मैंने आपको यहाँ समझाया कि f(x) का डेरिवेटिव स्मॉल f(x), तो स्मॉल f(x) का इंटीग्रेशन कैपिटल f(x), यही समझाया था ना। तो अगर इसका इंटीग्रेशन करना हो मुझे तो sin x तो आ जाएगा, लेकिन 3 कैसे आएगा। और इसी तरह से अगर मुझे डिफरेंशिएशन ऑफ sin x प्लस 100 का करना हो तो भी इसका डिफरेंशिएशन तो cos x आएगा। अब अगर मैं इस cos x को इंटीग्रेट करती हूँ तो sin x तो आ जाएगा, लेकिन ये 100 कैसे आ जाएगा, कैसे आएगा। और इसीलिए इस कांस्टेंट को कंपनसेट करने के लिए जब भी हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं तो हम लोग इंटीग्रेशन के बाद अपने से एक कांस्टेंट ऐड कर देते हैं। यानी कि फिर से यहाँ समझिए, अगर डिफरेंशिएशन ऑफ कैपिटल f(x) इज स्मॉल f(x), तो इस स्मॉल f(x) का इंटीग्रेशन हो जाएगा दिस फंक्शन प्लस c। अब अपने मन से ये c कुछ भी आप लोग ले सकते हो, इट इज़ नॉट फिक्स्ड। ये c 3 भी हो सकता है, जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल दिया, ये c 100 भी हो सकता है, ये c -1 भी हो सकता है, और ये c पाई जैसा कांस्टेंट भी हो सकता है। क्योंकि ये कांस्टेंट फिक्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैं कोई भी कांस्टेंट लेती हूँ तो उसका डिफरेंशिएशन cos x ही आएगा। ये कांस्टेंट फिक्स नहीं है, और इसीलिए जब आप इंटीग्रेट करते हो तो आप कौन सा कांस्टेंट ऐड करोगे वो भी फिक्स नहीं है। वो कांस्टेंट कहलाता है इंटीग्रेशन कांस्टेंट या इंटीग्रल कांस्टेंट या आर्बिट्री कांस्टेंट। आर्बिट्री कांस्टेंट मीन्स यू कैन टेक एनी वैल्यू इंस्टेड ऑफ दैट c, वो c कुछ भी हो सकता है। तो अगर आप समझ पा रहे हो तो हम जब भी किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं तो हम एक कांस्टेंट ऐड कर लेते हैं। वो कांस्टेंट फिक्स नहीं है, वो डिफाइन नहीं है, और इसलिए ये पूरा प्रोसेस इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कहलाता है। ये जो इंटीग्रेशन की प्रोसेस है बच्चों, इसमें 4 कैरेक्टर्स होते हैं। इन चारों कैरेक्टर्स के कुछ नाम हैं, जैसे कि ये जो इंटीग्रेशन साइन है, सबसे पहले जब भी आप इंटीग्रेशन करें तो ये चारों में से कुछ भी नहीं भूलना है, आपको मिस नहीं करना है इंटीग्रेशन। जब कोई बच्चा पहली बार इंटीग्रेशन पढ़ता है तो उसके लिए सब कुछ नया होता है कि ये क्या साइन है, सी क्यों ऐड होगा। तो इसलिए हम इसे स्टेप बाय स्टेप समझा रहे हैं कि बच्चों इस पूरी प्रोसेस में जो सबसे पहले इंटीग्रेशन आ रहा है उसका नाम है इंटीग्रल साइन। ये कुछ और नहीं है, एस है, क्योंकि इंटीग्रेशन में एडिशन होता है। इंटीग्रेशन का मतलब एडिशन होता है, वही एडिशन जो सिग्मा का मतलब भी होता है।
तो सिग्मा में जो एडिशन होता है उसका रिफाइंड फॉर्म, उसका मॉडिफाइड फॉर्म इंटीग्रेशन है। तो इंटीग्रेशन इज एडिशन और यानी कि सम, और इस सम से ही s लिया गया है, s को थोड़ा सा स्ट्रेच कर दिया गया है तो इंटीग्रेशन साइन बन गया है। तो इस पूरी प्रोसेस में जो पहला कैरेक्टर है उसका नाम हमने जान लिया है, दैट इज इंटीग्रेशन साइन। ठीक है, अब ये जिसका हम लोग इंटीग्रेशन कर रहे हैं fx, उसका भी एक नाम है, उसका नाम है इंटीग्रैंड। ठीक है, और उसके बाद जो आंसर आ रहा है इंटीग्रेशन के बाद जो आता है उसे इंटीग्रल कहते हैं। किसका? इस इंटीग्रैंड का। ये पूरी प्रोसेस कहलाती है इंटीग्रेशन या एंटी डेरिवेटिव प्रोसेस। x कहलाता है वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन या वेरिएबल ऑफ इंटीग्रल, क्योंकि ये x की जगह y भी हो सकता है, t भी हो सकता है, z भी हो सकता है। पूरे इंटीग्रेशन में हम x की जगह y z कुछ भी ले सकते हैं। और ये जो c कहलाता है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आर्बिट्री कांस्टेंट है या कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन या इंटीग्रल कांस्टेंट कहलाता है, और ये कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है। किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या रिप्रेजेंट करता है? मान लीजिए मैं एक फंक्शन का इंटीग्रेशन करती हूँ और सर्कल आता है, तो मैं उसे सर्कल नहीं बोलूँगी बल्कि फैमिली ऑफ सर्कल बोलूँगी। अगर किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन पैराबोला आता है तो मैं उसे पैराबोला नहीं बोलूँगी बल्कि फैमिली ऑफ पैराबोला बोलूँगी। इसे मैं अच्छे से समझाने के लिए आपको मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ। मान लीजिए बच्चों मुझे एक फंक्शन दिया है x, ठीक है, x का इंटीग्रेशन करना है। आपने 11th में भी इंटीग्रेशन पढ़ा था तो आपको इतना तो पता है कि x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x²/2 होता है। x का इंटीग्रेशन x²/2, अभी सारे फॉर्मूले हम लोग डिस्कस करेंगे। तो x का इंटीग्रेशन ये होता है। मान लीजिए मैंने कांस्टेंट, जैसे मैंने बताया था कि कांस्टेंट हम लोग c ऐड करते हैं, तो x²/2 प्लस c ये क्या कर्व है? y = x² जो होता है एक पैराबोला का इक्वेशन होता है। तो उसी तरह से y = x² एक पैराबोला है, तो x²/2 भी एक पैराबोला ही होगा। तो ये तो समझ में आ गया ये पैराबोला है, बट यहाँ पे c ये बताता है कि ये इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है, ये c कुछ भी हो सकता है, और इसलिए हम लोग इसको पैराबोला नहीं बोल के फैमिली ऑफ पैराबोला बोलते हैं, इसे ज्योमेट्रिकली समझते हैं। Why this process is called indefinite integral and c can be any constant? इसे अच्छे से समझने के लिए चलिए इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन समझते हैं। जैसे भी कि मैंने बताया कि किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन क्या बताता है, उसकी फैमिली ऑफ कर्व को बताता है। तो उसे समझने के लिए क्या ये कांस्टेंट 0 हो सकता है? बिल्कुल कांस्टेंट 0 भी हो सकता है, 1 - 1 0 1000 कुछ भी हो सकता है। तो मान लीजिए ये कांस्टेंट जो है 0 हो गया, तो x²/2 एक पैराबोला को शो करेगा। तो मान लीजिए कि ये पैराबोला अगर मैं 0 ले लेती हूँ तो इसका वर्टेक्स जो है 0 0 हो जाएगा, और y = x²/2 अप्रॉक्सीमेटली कुछ समहाउ ये ऐसे ही बनेगा। क्या अगर मैंने कांस्टेंट 1 ले लिया है तो ये शिफ्ट हो जाएगा 1 और फिर यहाँ कहीं मिल जाएगा पैराबोला। अगर मैंने कांस्टेंट 2 ले लिया तो यहाँ मिलेगा, कांस्टेंट 3 ले लिया तो और ऊपर शिफ्ट हो जाएगा 4 5 6 7, और प्लस ही क्यों, मैं तो कांस्टेंट नेगेटिव भी ले सकती हूँ। अगर मैंने कांस्टेंट नेगेटिव लिया तो ये नीचे शिफ्ट होगा और ऐसा होना चालू हो जाएगा। इसका मतलब ये यहाँ भी हो सकता है। अगर मैंने -10 ले लिया तो इस तरह से ही मिलता जाएगा। यानी कि अगर मुझे किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन x²/2 मिलता है और अगर आप उसको पैराबोला बोल देते हो मतलब वो गलत। चूंकि c कुछ भी हो सकता है, वो आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो c की वैल्यू के बेसिस में हमको एक नहीं कई सारे सॉल्यूशन मिल सकते हैं, और हम लोग इसे कहेंगे फैमिली ऑफ कर्व। और इसलिए चूंकि c का होना डेफिनेट नहीं है और इसीलिए ये इनडेफिनेट होता है, क्योंकि किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन एक नहीं हो सकता, c की वैल्यूज के रिस्पेक्ट में वेरी कर सकता है, और हमें किसी भी फंक्शन का इंटीग्रेशन एक फैमिली ऑफ कर्व मिलता है। तो फैमिली ऑफ कर्व का मतलब यही होता है कि यू कैन चेंज द वैल्यू ऑफ c, या विथ रिस्पेक्ट टू वैल्यू ऑफ c वी कैन हैव डिफरेंट वैल्यूज। तो ये है फैमिली ऑफ कर्व
इस फंक्शन का इंटीग्रेशन c की वैल्यू के रिस्पेक्ट में चेंज। c की वैल्यू होना फिक्स नहीं है, c की वैल्यू डिफाइन नहीं है, c कैन बी एनी कांस्टेंट, और इसलिए इस तरह के इंटीग्रेशन को कहते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन आर ऑफ टू टाइप्स, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन जो हम लोग अभी शो कर रहे हैं, और दूसरा होता है डेफिनिट इंटीग्रेशन जो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो कुल मिला के आपको क्या समझ में आया कि जब भी आप लोग इंटीग्रेशन करोगे आप तीन चीजें लिखना कभी मत भूलना। इंटीग्रेशन साइन, वो फंक्शन जिसका हमें इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रैंड किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हो, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो आप dx लिखोगे, और उसके बाद जो आता है वो तो आपको डिसाइड करना है क्वेश्चन के हिसाब से, तो वो तो अपने से ही आएगा, और प्लस सी, डोंट फॉरगेट टू राइट सी ऐड करना भी मत भूलना। तो कुल मिला के इंटीग्रेशन की प्रोसेस में ये सारे कैरेक्टर्स हैं, इंटीग्रेशन साइन, इंटीग्रैंड, dx, फिर fx प्लस सी। अगर मैंने वेरिएबल y लिया है तो यहाँ dy आ जाएगा, ये बताने वाली बात नहीं है। अगर मैं t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करूँगी तो यहाँ dt आ जाएगा, अगर मैं z के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करूँगी तो यहाँ dz आ जाएगा। तो क्या वेरिएबल हम लोग ले रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। कई बार हम लोग को ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन करना होगा तो हम थीटा भी इमेजिन कर सकते हैं, साइन थीटा डी थीटा, कॉस फाई डी फाई, साइन टी डी टी। तो फंक्शन में कोई भी वेरिएबल हो सकता है। होपफुली बेसिक आपको समझ में आ गया है। चलिए अब हम लोग आते हैं अगले पड़ाव में, जो कि है इंटीग्रेशन के फॉर्मूले डिस्कस करना। तो बच्चों इंटीग्रेशन के फॉर्मूले, जैसे इंटीग्रेशन का कोई भी डेफिनेशन नहीं होती अपनी, वो रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन के रूप में जाना जाता है। उसी तरह से उसके फॉर्मूले भी, सारे फॉर्मूले हम लोग खुद डिराइव करेंगे डिफरेंशिएशन के रिवर्स प्रोसेस के फॉर्म में। यानी हमें इंटीग्रेशन के फॉर्मूले कुछ लर्न नहीं करने हैं, जैसे डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद है वो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला खुद ब खुद याद कर लेगा। तो इंटीग्रेशन के फॉर्मूले तो हम लोग डिस्कस करेंगे ही, लेकिन इसके 4 फॉर्मूले ऐसे हैं जिनके कुछ नाम हैं जो स्पेशल फॉर्मूले माने जाते हैं। तो पहले हम लोग उनकी बात कर लेते हैं। इसमें से पहला है बच्चों पावर रूल। x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन जैसे हम लोग जानते थे nx पावर n माइनस 1, इसी तरह से इंटीग्रेशन ऑफ x पावर n होता है x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। इसे मैं अभी समझाऊंगी, लेकिन चूंकि ये 2 फॉर्मूले पावर रूल होते हैं तो मैंने अभी नाम से इन्हें आपको अपने सामने लिखा है कि आप इनका नाम भी याद रख लीजिए। सारे फॉर्मूले हम लोग डिस्कस भी करेंगे। तो पावर रूल का मतलब x की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c एज यूजुअल। ये तो मतलब मैंडेटरी है, आपको c तो याद करना ही है, लिखना ही है। x की पावर, तो ये जो रूल है ना पावर रूल पहला, दिस इज ऑलवेज एप्लीकेबल। सिर्फ एक सिचुएशन में ये नहीं लगता है, कब? अगर n प्लस 1 0 हो जाए, और n प्लस 1 0 कब होगा? जब n माइनस 1 होगा। तो ये फॉर्मूला हर सिचुएशन में लगता है, सिर्फ n माइनस 1 नहीं होना चाहिए। यानी कि x की पावर माइनस 1 अगर हो जाए तो आप ये फॉर्मूला नहीं लगाओगे। अब सवाल उठता है कि x की पावर माइनस 1 का फिर हम लोग इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? तो बच्चों x की पावर माइनस 1 यानी कि 1/x, उसका इंटीग्रेशन होता है, बहुत अच्छा फॉर्मूला है इसके लिए, log mod x प्लस सी, या कि ln mod x प्लस सी, ln या log e बेस, कुछ भी आप लोग लिख सकते हो। तो 1/x का इंटीग्रेशन log mod x। ये mod x का क्या फंडा है? क्योंकि log नेगेटिव वैल्यू के लिए डिफाइन नहीं होता है, इसलिए हम लोग पहले श्योर हो जाते हैं मॉड लगा के कि ये जो x है सिर्फ पॉजिटिव होने पे ही लगेगा। तो वी हैव टू राइट ऑलवेज log mod x या ln mod x। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या हुआ? ln mod x प्लस c। तो ये है पावर रूल, ये दोनों। कांस्टेंट रूल, अगले रूल पे आते हैं। कांस्टेंट रूल, जब भी हमें एक ऐसे फंक्शन का इंटीग्रेशन करना हो जिसमें कोई कांस्टेंट बगल में मल्टीप्लाई हो रहा हो k नाम का, k टाइम्स fx, तो आपको क्या करना है? ये इंटीग्रेशन में भाग नहीं लेता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे डिफरेंशिएशन में भाग नहीं लेता था, आउट, इसे बाहर कर दिया जाता है और फिर fx का इंटीग्रेशन हो जाता है। तो ये कहलाता है कांस्टेंट रूल। और एक्सपोनेंशियल रूल,
बिल्कुल वैसे ही जैसे e पावर x का डिफरेंशिएशन e पावर x ही होता था, बिल्कुल वैसे ही e पावर x का इंटीग्रेशन e पावर x प्लस c होता है, और a टू द पावर x का इंटीग्रेशन होता है a टू द पावर x अपॉन ln बेस a प्लस c। इसको मैं समझाऊंगी अभी। एंड टू मोर रूल्स आर देयर, सम एंड डिफरेंस फॉर्मूला। अब ये क्या फंडा है, जब भी आपको इंटीग्रेशन करना हो, जस्ट लाइक लीनियरिटी ऑफ डिफरेंशिएशन, अपन लोग अगर कोई एक फंक्शन एफ एक्स प्लस जी एक्स का जब डिफरेंशिएशन करते थे तो डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ जी एक्स होता था। उसी तरह से अगर आपके पास दो फंक्शन हैं, प्लस हो रहा है, एडिशन में है, तो यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट दिस इंटीग्रेशन साइन, मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ पहला फंक्शन प्लस इंटीग्रेशन ऑफ दूसरा फंक्शन। सीधी सी बात ये है। अगर माइनस साइन है तो वही काम हो जाएगा माइनस में। तो दीज फोर आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज इनके कुछ नाम भी हैं, तो ये आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए। आगे हम लोग अगले फॉर्मूले में आते हैं। ये इंटीग्रेशन के फॉर्मूले बनाते हैं कंपेयर करके डिफरेंशिएशन से। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ x to the power n, derivative of x power n, we know that it is n times x power n minus 1, ये हम लोग जानते हैं। अब मान लीजिए कि मुझे x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 का इंटीग्रेशन, अब मान लीजिए मुझे डिफरेंशिएशन करना होगा किसका, x पावर n प्लस 1 का। तो ये मेरा n जो है वो कौन है, n प्लस 1 है। तो अब मैं सेम फॉर्मूला लगाऊंगी यहाँ पे, तो ये आ जाएगा n प्लस 1 और x की पावर, हमेशा पावर एक कम होती है, तो n प्लस 1 में से जब एक कम होगी तो कितनी आ जाएगी, x पावर n। अब अगर मैं n प्लस 1 को इधर ले आऊँ, क्योंकि कांस्टेंट कहीं भी ट्रांसफर हो सकता है, तो मुझे मिलेगा x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, यानी कि हम कहना चाह रहे हैं कि डेरिवेटिव ऑफ x पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 इज नथिंग बट x पावर n। और इसीलिए बच्चों x पावर n का इंटीग्रेशन होता है ये, यानी कि इस फॉर्मूले से मैं कह सकती हूँ, एक नया फॉर्मूला बना सकती हूँ कि x रेज टू n का इंटीग्रेशन हो जाएगा x रेज टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस, डोंट फॉरगेट टू राइट c जरूर लिखना है, ठीक है। तो ये पहला फॉर्मूला समझ में आ गया, ये डिफरेंशिएशन से ही आया है। डिफरेंशिएशन, डेरिवेटिव ऑफ साइन x, हम लोग क्या जानते हैं, वी नो दैट डेरिवेटिव ऑफ साइन x इज नथिंग बट कॉस x, और इसलिए मुझे अगर कभी भी इंटीग्रेशन ऑफ कॉस x करना हो तो मैं क्या लिख सकती हूँ इसे, साइन x प्लस c, हम लोग इसको साइन x प्लस c, कॉस x का इंटीग्रेशन साइन x प्लस c। अगर मुझे डिफरेंशिएट करना हो कॉस x को, तो हम लोग जानते हैं कि कॉस x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x, और इसीलिए बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ माइनस साइन x इज कॉस x। लेकिन अगर मुझे सिर्फ साइन x चाहिए तो माइनस मैं उधर ट्रांसफर कर सकती हूँ, तो इट वुड बी नेगेटिव ऑफ कॉस x प्लस c, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन x होता है माइनस कॉस x प्लस c। डिफरेंशिएशन ऑफ, हम लोग पढ़े हैं कि 10x का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर x, दैट्स वाई इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर x dx इज इक्वल टू नथिंग बट 10x प्लस c। क्लियर? हमने पढ़ा है कि डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट x इज माइनस कोसेक स्क्वायर x, और इसीलिए माइनस कोसेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कॉट x, बट माइनस को अगर हम उधर ट्रांसफर कर दें तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर x dx इज नथिंग बट नेगेटिव ऑफ कॉट x प्लस c। ठीक है, हमने पढ़ा है कि डिफरेंशिएशन ऑफ
डिफरेंशिएशन ऑफ कोसेक एक्स इज इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, हमने पढ़ा है इसे। और इसीलिए इंटीग्रेशन ऑफ माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स इज इक्वल्स टू कोसेक एक्स, यानी कि अगर माइनस में उधर ट्रांसफर कर दूं तो कोसेक एक्स कॉट एक्स का इंटीग्रेशन होता है नेगेटिव ऑफ कोसेक एक्स, नेगेटिव ऑफ कोसेक एक्स प्लस सी। ठीक है, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ ए रेस टू एक्स का डिफरेंशिएशन हम लोग जानते हैं, कितना जानते हैं, ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ई बेस ए। अब सिर्फ आपको क्या करना है, इसको कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट, इसको आप अगर यहाँ ले आएंगे तो हम कह सकते हैं कि ए पावर एक्स का इंटीग्रेशन होगा ए पावर एक्स अपॉन लॉग ई बेस ए, यानी यहाँ से एक्सपोनेंशियल वाला फॉर्मूला बन जाता है कि इंटीग्रेशन ऑफ ए रेस टू एक्स इज नथिंग बट ए रेस टू एक्स अपॉन लॉग ई बेस ए भी कह सकते हो आप, या फिर ए पावर एक्स अपॉन ln a. So this is integration of a raised to x. Now एक्सपोनेंशियल में दूसरा मैंने क्या बताया था, e पावर x का डिफरेंशिएशन हम जानते हैं e पावर x ही होता है, दैट्स वाई इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x इज ऑल्सो e पावर x प्लस सी तो अपन को ऐड करना ही होगा। तो ये है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले, पावर रूल एंड एक्सपोनेंशियल रूल। समझ में आ गए, कोई भी फॉर्मूला हमें नया नहीं मालूम है, सब कुछ हमने एज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन ही समझा है। जो मैंने आपको बताया था कि पावर रूल हमेशा लगता है एक्सेप्ट वन केस, तो हम लोगों ने जाना है कि डिफरेंशिएशन ऑफ log x इज इक्वल्स टू 1 बाई एक्स, सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स इज नथिंग बट log x या फिर ln x, लेकिन यहाँ पे हमें क्या लगाना है, मॉड। तो दिस फॉर्मूला whenever we use, हम जब भी यूज करेंगे हम लोग मॉड लगाएंगे, बिकॉज मॉड ये बताता है कि टर्म्स नेगेटिव नहीं हो सकते, नेगेटिव नंबर्स का लॉग हम लोग नहीं ले सकते, इसलिए हम लोग कंफर्मेशन करते हैं मॉड लेके कि भाई ये पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा। उसके बाद हम लोग अब आते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमने जो पढ़ा है अब उसका हम लोग रिवर्स करते हैं। हमने पढ़ा है कि साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसीलिए इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ cos इनवर्स x इज इक्वल्स टू नेगेटिव 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसीलिए बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ -1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल्स टू कॉस इनवर्स x। क्लियर है? डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसीलिए इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x। अच्छा, यहाँ पे मैंने अभी क्या नहीं लिखा है, अधूरा है यहाँ पे प्लस सी, सब जगह प्लस सी जरूर कर देना, डोंट फॉरगेट। ठीक है, थोड़ी देर के लिए भी ऐसी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। और फिर डिफरेंशिएशन ऑफ कॉट इनवर्स x इज इक्वल्स टू -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ इंटीग्रेशन ऑफ -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस सी। फिर डिफरेंशिएशन ऑफ सेक इनवर्स x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x इंटू एक्स स्क्वायर -1, और इसीलिए इसका इंटीग्रेशन होता है
sec inverse x, and the last is derivative of cosec inverse x is equals to नेगेटिव ऑफ, यहाँ पे मॉड भी लगता है, √x² - 1 टू मेक श्योर दैट इट इज़ पॉजिटिव। तो ये आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन इज cosec इनवर्स x प्लस c। तो ये है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इंटीग्रेशन विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन। अब आप लोग नोटिस करोगे कि मैंने सारे फंक्शन के तो इंटीग्रेशन बताया ही नहीं आपको। मैंने ये नहीं बताया कि log x का इंटीग्रेशन क्या होता है, मैंने आपको tan x का नहीं बताया, cot x का नहीं बताया, साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन नहीं बताया। तो बस इंटीग्रेशन को यही बात डिफ़िकल्ट बनाती है, क्योंकि हमारे पास सारे फंक्शन के इंटीग्रेशन नहीं है, जबकि डिफरेंशिएशन यानी डेरिवेटिव तो हम लोग सारे फंक्शन के ही ऑलमोस्ट याद किए हुए थे। मीन्स वी हैव डिफरेंशिएशन ऑफ ऑल द फंक्शंस, लेकिन इंटीग्रेशन हमें उसी फंक्शन का मालूम होता है जो किसी का डिफरेंशिएशन होता है। हम इंटीग्रेशन उसी एफ का निकाल सकते हैं जो किसी का डेरिवेटिव हो। तो इतने ही फॉर्मूले हमारे पास फिलहाल डायरेक्ट इंटीग्रेशन के हैं। तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। बच्चों, योर क्वेरीज एंड क्वेश्चंस आर ऑलवेज वेलकम। आपको जो भी क्वेश्चंस पूछने हैं आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, और अगले पार्ट में हम लोग इंटीग्रेशन को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।